अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था वो हम लोगों ने किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के साथ साथ हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था। आज रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो आपके पास होमवर्क होगा वो आप लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप लोग भेज देंगे। 10th क्लास का काम ज़्यादा आ रहा है, 10th क्लास के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी पहले से बेहतर हो रही है। 2 चैप्टर्स होने वाले हैं आपके, तो जब 2 चैप्टर्स होने वाले हैं तो इन 2 चैप्टरों के बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। तो कोशिश करेंगे जो चीज़ आपको समझ ना आया करे वो भी आपके पास नंबर है, पूछ लिया करें। तो चलते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का पहला टॉपिक पढ़ा था जो हमारे पास क्या था जी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसकी हमें कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो हम लोग इसकी कंपोजिशन कहते हैं, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होती है। किसकी तरह सिमिलर होती है? ब्लड प्लाज्मा की तरह। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलस की जो कंपोजिशन होगी वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होगी। क्या मतलब ब्लड प्लाज्मा की तरह होगी? ग्लोमेरुलस के अंदर सिर्फ सारे के सारे आपके पास हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होंगे, बल्कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास कौन से सब्सटेंस होंगे? यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे। और ये वाले जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं इनका एब्जॉर्ब करना, इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो हम लोग कहेंगे जी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तरफ जाएगा, तो आप सबको पता है कि ग्लोमेरुलस और बोवेन कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है जी? ट्यूबुलर पार्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा ये ग्लोमेरुलस के बाद फिर किसकी तरफ जाएगा? नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन से आपके पास? ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर या रीनल ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर पार्ट, इसके आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। परसों वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। एक होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, एक होता है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और एक पार्ट होता है आपके पास लूप ऑफ हेनले। अब ये देखें, कल डायग्राम की तरफ आ जाएं। ये आ गया आपके पास 5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे आ गया आपके पास सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज जिनको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। आगे आ गया आपके पास जी 2 माइक्रोमीटर। अब इधर फिल्ट्रेशन होके ब्लड आगे दोबारा अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन को चला गया। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग कहते हैं बोवेन कैप्सूल। इससे इस तरह की ट्यूब एराइज होती हैं। इन ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास? ट्यूबुलर पार्ट इसके पास आएगा। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे आपके पास? ट्यूबुलर पार्ट के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। और हर पार्ट के साथ आपके पास हर पार्ट के बाहर कनेक्शन होते हैं। किस चीज़ का कनेक्शन होता है आपके पास? ब्लड वेसल्स का। अब ये देखें, ये आपके पास लेट्स सपोज पीसीटी है, इसके बाहर इस तरह ब्लड वेसल्स होंगी। ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, इसके बाहर भी इस तरह ब्लड वेसल्स होंगी। ये आपके पास डीसीटी है, इसके बाहर भी इस तरह कौन सी चीज़ होगी? आपके पास ब्लड वेसल। अब देखें जी इनका फंक्शन क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हियर। जितनी भी रीएब्जॉर्प्शन होती है वो सारी की सारी इस जगह पे हो जाती है। अब देखो, और हर पार्ट स्पेसिफाई होते हैं एंड स्पेसिफाई फॉर द ईच पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों का रीएब्जॉर्प्शन अपनी अपनी होगी। ऐसा नहीं है कि लूप ऑफ हेनले डीसीटी की एब्जॉर्प्शन करे और डीसीटी पीसीटी की एब्जॉर्प्शन करे। ये 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट की जो आपके पास एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? आपके पास स्पेसिफाई होगा। अब कोई आपसे ये पूछे कि रीएब्जॉर्प्शन होती क्यों है यहाँ पे, आप सिंपल ये बताओगे कि हर पार्ट की आउटर साइड पे कनेक्शन हर पार्ट का किसके साथ होता है? ब्लड वेसल्स के साथ। इस वजह से प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन होते हैं। इसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है जी? डाइफ्यूज हो जाते हैं। अब आ जाएं, तीनों पार्ट्स आपको बताया स्पेसिफाई होते हैं। तो कैसे स्पेसिफाई होते हैं? पीसीटी का काम होता है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर, चाहे वो अमीनो एसिड्स हों, चाहे वो शुगर मालिक्यूल हों, या चाहे वो आपके पास वाटर हो, इन सब को ये क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर देगा। तो पीसीटी का काम क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो आपके पास अमीनो एसिड हो या चाहे आपके पास शुगर मालिक्यूल हो, वो उनको क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर देगा। नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है बच्चे? इसका काम होता है साल्ट को एब्जॉर्ब करना।
मतलब अगर बॉडी के अंदर साल्ट की डेफिशिएंसी है तो यूरिन में साल्ट बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, हमें पता है, लेकिन एक्सक्रीट होने से पहले यूरिन यूरेथ्रा या ब्लैडर में जाने से पहले इन ट्यूब्यूल्स में से पास होगा। तो इन ट्यूब्यूल्स में से जब वो यूरिन आ रहा होगा सारे का सारा लूप ऑफ हेनले के पास, बॉडी के अंदर साल्ट की कंपोजिशन कम है, ये अमाउंट कम है, यूरिन के अंदर ज़्यादा है, तो इस यूरिन से साल्ट जो होंगे सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। लास्ट पार्ट आ गया बच्चे DCT। अब DCT का काम होता है जितना यूरिन के अंदर वाटर है वो एब्जॉर्ब करना, लेकिन किस टाइम, व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन बॉडी, जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ नहीं, मैंने पानी पिया है, मैं 3 गिलास पानी पीता हूँ तो इसका मतलब है मेरा DCT अब वो नहीं करेगा कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाँ, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया इस टाइम तक, गर्मी भी है, तो फिर मेरा जो DCT होगा, जितना भी मेरे यूरिन में से वाटर होगा वो उसको क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा और मेरा यूरिन को कंसनट्रेटेड करता रहेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि यूरिन येलोइश इन कलर हो जाएगा। तो ये काम होते हैं आपके पास किस चीज़ का बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की जो कंपोजिशन होती है वो किसकी तरह की होती है, ब्लड प्लाज्मा की तरह की। तो जितना भी आपके पास यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जिन्होंने बॉडी को आगे जाके एनर्जी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में होते हैं। लेट्स सपोज अमीनो एसिड्स एंड शुगर कहाँ पे होंगे, PCT में। मेजॉरिटी ऑफ साल्ट्स कहाँ पे होंगे, लूप ऑफ हेनले में। वाटर कहाँ पे होगा, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, आपके पास कहाँ पे होगा जी, DCT में या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। तो ये आपके पास है जी फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन का। अब आ जाए नेक्स्ट जो है वो है बच्चे आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखें सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से रिमूव करना। अब इस फिनोमेना को ज़रा समझ लें। When all the useful substance is absorbed from the filtrate, फिल्ट्रेट के अंदर से जब जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो सारे के सारे ट्यूबुलर पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ होगी आपके पास, हार्मफुल सब्सटेंस, और उन हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग किसका नाम देते हैं, यूरिन का। MCQ इन अ ट्यूबुलर सिक्रीशन या व्हेन अ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीचेस द ट्यूबुलर पार्ट, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन पार्ट, द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंटेन विच सब्सटेंस, ऑल द हार्मफुल सब्सटेंस, और उन सब्सटेंस को हम लोग किसका नाम देंगे, यूरिन का। अब आपको पता है कि जो DCT होते हैं वो कंबाइन होके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कंबाइन होके कौन से पार्ट की तरफ आती हैं, रीनल पेल्विस की तरफ। फिर आपको ये भी पता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कि रीनल पेल्विस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है आपके पास, यूरेटर। यूरेटर के बाद जो यूरिन जाता है वो किसके पास जाता है, स्टोरिंग आर्गन के पास। स्टोरिंग आर्गन कौन सा होता है, ब्लैडर। अब ब्लैडर आपके पास एडल्ट्स के अंदर वॉलेंट्री होते हैं और चाइल्ड्स के अंदर इनवॉलेंट्री होते हैं। मतलब चाइल्ड्स के अंदर ये खुद ब खुद ओपन होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता, जबकि एडल्ट्स में ब्लैडर जो होता है ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। फिर ब्लैडर से जो यूरिन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ये बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखें ट्यूबुलर सिक्रीशन, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन वाली स्टेज क्रॉस करके फाइनल कलेक्टिंग डक्ट के पास आता है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। उन हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग किसका नाम देते हैं, यूरिन का। फिर ये बहुत सारी आपके पास जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये कंबाइन होकर ओपन होती हैं रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस का कनेक्शन होता है यूरेटर के साथ, लॉन्ग ट्यूब होती है। यूरेटर का कनेक्शन होता है स्टोरिंग आर्गन ब्लैडर के साथ। फिर एडल्ट्स के अंदर ब्लैडर वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं और चिल्ड्रंस के अंदर किस में होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। फिर जब एडल्ट्स वॉलेंट्री कंट्रोल की मदद से क्या करते हैं, ब्लैडर को ओपन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा जो यूरिन होता है वो उनकी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं। अब आ जाए बच्चे यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कि हमारा जो ब्लैडर होता है इसके अंदर जो यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो होती है 300 to 400 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यूरेथ्रा और जो आपके पास ब्लैडर होते हैं इसके कनेक्शन के दरमियान, लेट्स सपोज ये आपके पास ऊपर एक पियर, इन्वर्टेड पियर शेप आर्गन है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैडर। इससे नीचे इस तरह की एक ट्यूब राइज होती है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। इस जगह पे आपके पास एक रिंग स्पिंटर होता है। रिंग स्पिंटर से मुराद बैंड ऑफ मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल होते हैं। उस मसल को किसका नाम देते हैं, रिंग स्पिंटर का। बेसिकली ये जो रिंग स्पिंटर होता है ये कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्लैडर। अब देखें ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है कि ये स्टोर करते हैं 300 से लेके 400 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। अब ब्लैडर और यूरेथ्रा के कनेक्शन पे कौन सी चीज़ होती है आपके पास, एक रिंग स्पिंटर, एक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स होते हैं। उस मसल का काम होता है कि वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्लैडर, लेकिन किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। अब चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर ये होता है कि ये जो आपके पास मसल होता है, बैंड ऑफ मसल, ये इमैच्योर होता है, ये प्रॉपर डेवलप नहीं होता। हम लोग कह सकते हैं इसकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है आपके पास, चीज मिसिंग होती है। जब प्रॉपर डेवलपमेंट मिसिंग होती है तो जैसे यूरिन थोड़ा बहुत भी ब्लैडर के पास आता है तो वो फ़ौरन क्या हो जाता है जी, यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से रिलीज हो जाता है। जबकि एडल्ट्स के अंदर ये वाला जो मसल होता है जिसको हम लोग रिंग स्पिंटर कहते हैं या स्पिंटर रिंग कहते हैं, ये क्या होता है आपके पास प्रॉपर डेवलप्ड होता है। जब ये प्रॉपर डेवलप्ड होता है तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके कंट्रोल में होती है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो जब नर्वस सिस्टम ये इंसान चाहता है तो ये ओपन होता है, जब ओपन होगा तो वो यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से यूरिन को रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन भी कहते हैं, यूरिनेशन भी कहते हैं और एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो ये तो था बच्चे आज का वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में आपको नेफ्रॉन के बाकी दो फंक्शन बताए हैं, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। आपका जो होमवर्क है जो आप लोग करोगे वो क्या करोगे, आप नोट लिखोगे, नोट ऑन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन। आपका होमवर्क है जी, दोबारा सुन लें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन पे नोट लिख के अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भेज देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो आगे किडनी फेलियर पढ़ेंगे। तब तक शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।